ओके, तो ये टॉपिक में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि तारों के बीच में वो स्पेसर्स या डिवाइडर्स क्यों लगाते हैं या सेपरेटर्स क्यों लगाते हैं, क्या पता क्या नाम है उसका। बट तुम लोग देखे होगे कि हर जगह जहाँ पे जो तार दिखता है बीच में एक प्लास्टिक का रॉड डाला हुआ रहता है जो तारों को अलग रखने की कोशिश करता है। कभी भी जाओगे रास्ते पर, तार जहाँ भी दिखेगा वहीं पर देखना तुमको दिख जाएगा, जहाँ भी तार रहेगा एक प्लास्टिक का तार। पुराने ज़माने में जब हम लोग काफ़ी छोटे हुआ करते तब देखे थे कि बांस का कच्चा बांस काट के वहाँ पर लगा दिया जाता था। पक्का कच्चा बांस में प्रॉब्लम था, मतलब सूखा हुआ बांस रहना चाहिए, बट बिजली बारिश होती थी तो वही भीग जाता था, तो जब करंट आता था तो उसमें से भी करंट फ्लो होता था, तो गर्मी से ही वो सारा सब सूख के उड़ जाता था। बट दैट वॉज अ वेरी बैड मेथड, और वो मेथड को हटा के अभी प्लास्टिक के रॉड्स लगा दिए जाते हैं, प्लास्टिक के पाइप्स लगा दिए जाते हैं। बट द थिंग इज़ दैट वाई डू वी नीड टू सेपरेट देम। आंसर ऑब्वियसली कह सकते हो ताकि वो सट जाएगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, बट द कंडीशन इज़ दैट वो सटेगा ही क्यों? क्योंकि जितना भी वायर है वो एक जगह से दूसरी जगह पर अगर ऐसे बांधा गया है और उसके नीचे इक्वल गैप देके दूसरा वायर लाया गया है, फिर उसके नीचे गैप देके तीसरा वायर लाया गया है, तो अगर हवा आएगा तो सब एक साथ हिलेगा ऐसे ऐसे करके। ऐसा तो कोई सिचुएशन बन नहीं सकता जहाँ पे ऐसा करके चिपक के सट जाए। ऐसे सटाने के लिए क्या हो सकता है, पूरा ले के पकड़ के मोड़ सकता है ऐसे करके, तब होगा। इसके लिए भी कोई पकड़ के मोड़ेगा तब वो मुड़ेगा अपने आप, चाहे जितना भी हवा आया जो भी आए वो उसको नहीं होना चाहिए, वैसा एक साथ सटना नहीं चाहिए। तो सेपरेटर्स ऐसे लगाने के पीछे इतने खर्चा क्यों किए जाते हैं? सिर्फ यही नहीं, ऐसा मत समझना कि जो हमारे घरों के सामने से जो वायर जाता है वहीं पे ऐसा लगा हुआ होता है, ऐसी बात नहीं है। जो हाई टेंशन लाइन होता है, हाई टेंशन लाइन के बीच में जो सेपरेटर होता है वो तो और भी काफ़ी डेंजरस होता है और बहुत दामी होता है, क्योंकि वो सिर्फ नॉर्मल प्लास्टिक का पाइप लगाने से काम नहीं करने वाला है। वहाँ पे बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके सेपरेटर बनाया जाता है, और वो सेपरेटर बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाता है, क्योंकि इतना हाई वोल्टेज वो सपोर्ट करता है, इतना हाई वोल्टेज सपोर्ट करता है कि वो जल्दी जल्दी घसते घसते ख़राब हो सकता है। तो पहली बात, सेपरेटर्स लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? दूसरी चीज़, अगर वायर्स को लेकर तुम लोग काम किए हो कभी, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज डजंट मैटर्स, अगर वायर्स को लेकर काम किए हो तो एक चीज़ का जरूर ध्यान दिए होगे कि जब वायर फ्लो हो रहा है उस वक्त एक तार को उसमें सटा दो, या फिर नॉर्मली एक तार को उसमें सटा दो जो कि सही से उसमें नहीं बांधा गया है, और अगर वायर फ्लो कर रहा है तो तार उसमें बहुत अच्छे से सटा हुआ रहेगा, हवा भी बह रहा है जोर से, आराम से वो सटा हुआ रहेगा। ऑफ कर दो, थोड़ी देर बाद जोर से हवा बहे तो वहाँ से कनेक्शन खुल के गिर जाता है। ऑन जब तक रहता है तब तक वहाँ पे कनेक्शन बढ़िया से बना हुआ रहता है। ऐसा लगता है कि जब करंट फ्लो हो रहा है तो वो चिपका दिया है उसको, और जब करंट को ऑफ कर दे तो ऑटोमेटिक छोड़ दिया। बट बात है कि करंट फ्लो होने से कोई चीज़ चिपकता नहीं है, वहाँ पे कुछ अलग ही फेनोमेना चलता है, चिपकता है, बट करंट के फ्लो होने से नहीं। ऑफकोर्स करंट के फ्लो होने से ही होता है, लेकिन करंट के फ्लो होने से कुछ और एक चीज़ होता है जिससे कि वो चिपकता है। तो ये क्यों होता है ऐसा, इसी के बारे में हम लोग को ये टॉपिक में समझना है। तो हमारा टॉपिक का नाम है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इसके लिए हम लोग को दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर चाहिए। चलो उसको पहले ले लेते हैं। इमेजिन करो ये एक वायर है जो ऐसे करके जा रहा है ऊपर की तरफ करंट लेते हुए, और यहाँ पे एक वायर है जो करंट लेते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है, आई इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो पकड़ लेते हैं आर। अब हाँ, इसको बोलेंगे आई नहीं I1 I2, चलो ये भी वेरिएबल रख दिए कि अगर करंट भी वेरी कर रहा हो तो। और दिस लेट दिस बी कंडक्टर C1, लेट दिस बी कंडक्टर C2।
अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, जरा इसको अगर ध्यान दें हम लोग, राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करते हैं, और राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे जैसे अंगूठे को रखते हैं, उंगलियों का डायरेक्शन हमको बता देगा द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग कैसा देखेंगे, दिस विल बी जस्ट लाइक दिस। अब इसका डायरेक्शन कैसा होगा, इस तरीके से घूमता हुआ, यानी ये रहा। ऐसा। नाउ पहले इसका देख लेते हैं, फिर उसके बाद उसका भी देख लेते हैं। यहाँ पे दो चीजों का ध्यान देना, हमेशा दो चीजें हमेशा यहाँ पे काम करती है। पहला, देयर इज ऑलवेज अ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर एक कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ही बनेगा। दूसरा बात, if a current carrying conductor is subjected inside the vicinity of a magnetic field, its external magnetic field, then a force is experienced by that conductor। मतलब ये हो गया कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर एक दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में, या पहले से एक मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को लेके चले जाए तो ये कंडक्टर पे एक फोर्स आएगा ही आएगा। ये सारी चीजें हम लोगों ने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिए थे। तो ये दोनों चीजों को अगर हम एक साथ मिला दिए तो क्या होगा, चलो देखते हैं। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, हमको यहाँ पे निकालना है कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इन दिस रीजन। यानी ये जो कंडक्टर दिख रहा है, ये कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर एट अ पॉइंट विद डिस्टेंस r, ये हम लोगों ने तो एम्पियर सर्किटल लॉ के स्टार्टिंग वाला ही किया था, दैट इज म्यू नॉट I बाई 2πr। अगर तुम लोग चाहो तो चेक करके देख लो बायो-सावर्ट्स लॉ का वो डेरिवेशन, जहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर ए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ, उसका एक्सप्रेशन केस में देखोगे तो ये फॉर्मूला है म्यू नॉट I बाई 2πr। और एम्पियर सर्किटल लॉ का सबसे पहला डेरिवेशन में ही यही है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर एट अ डिस्टेंस r, क्या होगा इसका मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट I बाई 2πr। तो यहां पे अगर हम लोग निकालने की कोशिश करें, देखो मैग्नेटिक फील्ड at C2 due to C1 क्या होगा, is B1 इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2πr। तो यहाँ सवाल ये पैदा था कि I करंट किसका, इसका कि इसका। तो जाहिर सी बात है जब यही मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा है तो करंट भी इसी का होगा। सो इट विल बी म्यू नॉट I1 बाई 2πr। r इज द डिस्टेंस बिटवीन दैम। ठीक है, ये हो। अब हम निकालना चाहते हैं, अब इसके बारे में देखते हैं, सिर्फ कंडक्टर C2 के बारे में देखते हैं। C2 एक ऐसा कंडक्टर है जो सिंपली एक करंट कैरी कर रहा है, और यहाँ पे एक दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आ रहा है, उस मैग्नेटिक फील्ड में ये कंडक्टर को रखा गया है। तो जाहिर सी बात है इस कंडक्टर पे एक फोर्स आएगा ही आएगा। वो फोर्स कितना होगा पहले उसको निकालते हैं, डायरेक्शन क्या होगा बाद में निकालेंगे। सो फोर्स एक्सपीरियंस बाई C2 हो जाएगा, चलो F2 नाम देते हैं इसका, दैट विल बी ILB। ये हमारा फॉर्मूला था, F इज इक्वल टू ILB, दैट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L इन मैग्नेटिक फील्ड B। तो ये हो जाएगा ILB में I किसका होगा, I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर, जो कंडक्टर की दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में है। तो ये कंडक्टर यहाँ पर है C2, तो C2 में करंट I2 फ्लो हो रहा है, ये हो जाएगा I2 लेंथ
इसका भी लेंथ और इसका भी लेंथ, दोनों का लेंथ अगर बराबर कर दें, एल ही कर दें, तो एल रह जाएगा। और बी किसका मैग्नेटिक फील्ड में है, ये तो हो जाएगा इसका मैग्नेटिक फील्ड में, ये हो जाएगा B1 I2 L B1। अब हम लोग लेंथ को इक्वल पकड़ के आगे बढ़ रहे हैं। तुम लोग चाहो तो लेंथ को L1 और L2 करके आगे बढ़ सकते हो। एक काम करेंगे, लास्ट में हम L1 L2 करके भी एक्सप्रेशन दिखा देंगे क्या होगा। तो B1 का वैल्यू अगर यहाँ पुट करते हैं तो ये हो जाएगा I2 L म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई R। L को अगर इधर भेज दिए तो ये हो जाएगा फोर्स ग्रेडियंट। फोर्स ग्रेडियंट इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई R। इसको फोर्स ग्रेडियंट भी कह सकते हो कि इस चीज को अगर लेंथ से डिवाइड कर देते हैं तो ग्रेडियंट के रूप में कहा सकता है, या फिर सिंपल शब्दों में कह सकते हो फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये जो पूरा लेंथ है, लेंथ कितना है हमको नहीं पता, बट इतना तो हम निकाल ही सकते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, ये रहा इसका वैल्यू। चलो देखते हैं अब उल्टा करके कि क्या होता है। अच्छा, इसके डायरेक्शन में चलो पता कर दे अगर तो कैसा होगा। सबसे पहली बात यहाँ पे हमको चाहिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एट दिस रीजन। तो अगर इसको यहाँ पे अंगूठे से लगाते हैं, राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करते हैं, अंगूठा को पकड़ते हैं इसके डायरेक्शन में, तो यहाँ पे दिखा देगा आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। दैट मीन्स एट दिस पॉइंट द मैग्नेटिक फील्ड इज एंटरिंग इनसाइड द बोल। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा भीतर की तरफ B1। ओके, अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करेंगे। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग निकालते हैं डायरेक्शन ऑफ द फोर्स FBI। B इधर है, I ऊपर की तरफ है, तो F है इस तरफ। दैट मीन्स द फोर्स इज इनवर्ड्स। ये हो गया F2 का डायरेक्शन। ओके, अब यही चीज रिवर्स उसके लिए करते हैं, यानी इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा। अगेन राइट हैंड थंब रूल से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, ये किए और ऐसे घुमा रहे हैं इसमें। तो चलो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहले बनाते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ये रहा। अब ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गया। अब हम लोग ये निकालना चाहते हैं कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। सेम प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करेंगे हम लोग। मैग्नेटिक फील्ड एट C1 ड्यू टू C2, इसको नाम देते हैं B2, इज म्यू नॉट I2 बाई 2 पाई R। And again, force experienced by C1, that is F1, is I1 जो कि यहाँ फ्लो कर रहा है, L and magnetic field due to B2। यहाँ पे हम इसको पुट करेंगे तो we get the value म्यू नॉट I1 I2 L by 2 पाई R। L को अगर इधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा F1 फोर्स वाला फोर्स ग्रेडियंट इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई R। That means we see that the force experienced by this wire as well as this wire is same, provided the length of them is same। अगर लेंथ अलग हो जाता है तो इन दैट केस, अगर लेंथ अलग हो जाता है तो इन दैट केस ग्रेडियंट भी वैरी हो जाएगा। पर डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन अगर हम ध्यान दें तो लेट अस फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस कंडक्टर C1। अगेन राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करके डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड निकाल देते हैं। यहाँ पे जब ऐसे पकड़ते हैं और गोल घुमाते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, ये निकलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड है इधर। दैट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हियर विल बी कमिंग आउट B2, वो इसे कारण होगा। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करेंगे फोर्स निकालने के लिए, फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए। तो यहाँ पे FBI, B इज आउटवर्ड, I इज अपवर्ड,
ये रहा, B is outward, I is upward, F is in this direction. That means ये हो गया F1। तो अब अगर देखो कि F1 और F2 आर ऑपोजिट टू ईच अदर, दिस मीन्स दे आर शोइंग अट्रैक्टिव फोर्स। इससे क्या होगा, जैसे ही करंट पैरेलल टू ईच अदर फ्लो करेगा, दोनों वायर्स के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट होगा और ये वायर बीच से ऐसे करके चिपक जाएगा। यानी सिर्फ हवा ही नहीं होता है जो दो वायर्स को चिपकाने की कोशिश करता है। अगर एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है तो वायर्स दे टेंड टू अट्रैक्ट टुवर्ड्स ईच अदर। इससे क्या होगा कि वायर्स चिपक जाएंगे। जितना हाई वोल्टेज लाइन होगा उतना उनमें टेंडेंसी रहेगा चिपकने का। उसलिए सेपरेटर्स का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है। यदि अगर वो चिपक गया तो शॉर्ट सर्किट तुरंत हो जाएगा। अब तब क्या होगा, when the currents flowing are in the anti parallel direction। जब एंटी पैरेलल हो गया मतलब क्या होगा, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग यहाँ पे कॉमन सेंस से कह सकते हैं कि एक फोर्स इधर होगा तो दूसरा फोर्स उधर होगा, दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे, यानी यहाँ पे एक रिपल्सिव फोर्स क्रिएट हो जाएगा। फिर देख सकते हो राइट हैंड से डायरेक्शन निकाल सकते हो इसका, और लेफ्ट हैंड से फोर्स निकाल सकते हो, निकाल के देख सकते हो दे विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। और ऑपोजिट डायरेक्शन होने के कारण कि दोनों दो वायर्स जो है वो वायर्स क्या होगा, बल्ज आउट हो जाएगा ऐसे, और अगर एक डायरेक्शन में फ्लो करे तो चिपक जाएगा। सो दिस हैपेंस व्हेन द करंट इज फ्लोइंग बिटवीन टू वायर्स। और यहाँ पे अगर लेंथ सेम नहीं है तो L1 और L2 यहाँ पे सिंपली पुट कर दो, L1 L2, L2 को इधर भी उठा सकते हो, यहीं पे दे सकते हो, डजंट मैटर्स। बस दोनों फोर्सेस के बीच का कंपैरिजन तुमको मिल जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट का डायरेक्शन पैरेलल भी हो सकता है, एंटी पैरेलल भी हो सकता है। हम लोगों ने पैरेलल के लिए निकाला, एंटी पैरेलल तुम लोग यहाँ पे खुद से बैठा के देख सकते हो। इट इज वेरी इजी, बस डायरेक्शन ही अलग होगा, फॉर्मूला सेम रहेगा। सो देख लो, समझ में आया तो बताना।